अस्सलामुअलैकुम। पयामे रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान महाविश निसार। नाज़रीन, आज 10 रमज़ानुल मुबारक है और पहला अशरा अपने ख़िताम की जानिब बढ़ रहा है। और पहले अशरे में हम तमाम मुसलमानों की कोशिश होती है कि अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर अपनी गलतियों कोताहियों की मुआफ़ी मांग लें और अल्लाह की रहमत, शफ़क़त और बरकत की दुआ करें कि हम उससे फैज़याब हो सकें। आज के दिन की एक और जो ख़ास बात है वो है हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल भी आज ही के दिन हुआ। इस पर भी हम बात करेंगे। उन पर जितनी बात की जाए कम है। तो इसको आज मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई सवाल जवाब का मौजू है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनकी शख्सियत कैसी थी, बहैसियत एक बीवी, बहैसियत एक ख़ातून, बहैसियत एक प्रोफेशनल वुमन खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का क्या मुकाम था, क्या पर्सनालिटी थी, उनकी शख्सियत का फिर असर व रसूख क्या था और इस्लाम को फैलाने में नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस तरह वो शाना बशाना रहीं। जब कभी भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखी हुआ तो एक बीवी, एक शरीके हयात की हैसियत से कैसे आपने उनके दिल को तसल्ली दी, कैसे उन्हें हौसला दिया, कैसे आपने उन्हें बताया कि आपने तो कभी किसी को मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ा, फ़िक्र ना करें, अल्लाह भी कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। तो ये इतनी खूबसूरत शख्सियत की मालिक थी वो बहसियत माँ कैसी थी, फिर औलाद पर उनकी तरबियत का क्या असर हुआ, इन तमाम जो उनके पहलू हैं शख्सियत के, हम इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ पे मैं ये आपको बताऊं कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मारूफ मजहबी स्कॉलर, ब्यूरोक्रेट मौजूद हैं, राय मंजूर नासिर साहब। और हमेशा की तरह बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तिलावत कलाम पाक से और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद मज़हर साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान रब्बना إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह कारी साहब, कारी मोहम्मद मज़हर साहब, बहुत खूबसूरत तिलावत कलाम पाक आपने पेश की। तो जनाब तिलावत के बाद बढ़ते हैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब, और ये सादत आज हासिल कर रहे हैं शाहज़ेब जावेद, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़ हमीदा। तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में, तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में, देता है गवाही यही आलम का जरीदा।
मोहब्बत की अता कर। आया हूँ तेरे दर पे बदामान दरीदा, यूं दूर हूँ ताइब मैं हरीम नबवी से, सहरा में हो जिस तरह कोई शाख बुरीदा, किस मुँह से बयां हूँ तेरे औसाफ़े हमीदा। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अदायगी। शाहज़ेब जावेद ने बहुत ही खूबसूरत कलाम पेश किया जनाब। हज़रत ख़दीजतुल कुबरा की शख्सियत, उनकी ज़ात, इस पर हमें बात करनी है। इस छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। क़याम रमज़ान में हमारा आपका साथ है और बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब, यानी कि हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान अक़दस क्या थी, बहसीत बीवी वो कैसी बीवी थी, कैसी माँ थी, कैसी खातून थी। और ख़वातीन के लिए रायसा मैं समझती हूँ कि शी इज़ अ रोल मॉडल, क्योंकि वो उस ज़माने में एक कामयाब कारोबारी खातून थी। कितनी बड़ी बात है। हम आज फेमिनिज़म की बातें करते हैं और उसका रोना रोते हैं, ख़वातीन के राइट्स की बात करते हैं, और वो उस ज़माने में कामयाब कारोबारी खातून थी, ताजिर थी वो। तो उनकी ज़ात के बारे में जितना हम जानते हैं, इतना मोटा मोटा तो हमें पता है, लेकिन डिटेल में आई बिलीव कि आप हमें बताएंगे, तो ज़रा इस बारे में हमें आगाह। जी बहुत शुक्रिया। आज वाकई बड़ा इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट 3 दिन है। एक तो पहला अशरा जैसे आपने कहा ख़त्म हो रहा है, और आज विसाल है हज़रत ख़दीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। और आपकी इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इस्लाम में कि अनफॉर्चुनेटली उतना हमें पता ही नहीं उनके बारे में। मोटी मोटी बातें हमें बताई जाती हैं, मतलब इसको तो सिलेबस का हिस्सा होना चाहिए और बहुत डिटेल के साथ होना चाहिए। बिल्कुल। और वो जैसे आपने कहा ना, बिल्कुल एक रोल मॉडल। और आगे देखें कि उनकी जो औलाद है फिर वो भी आगे रोल मॉडल साबित हुई। तो ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ये एक मौजज़ा है। अब देखें ना कि सर्कमस्टांसेस कैसे पैदा होते हैं। हज़रत खदीजा जो है, जैसे आपने फरमाया कि वो सिर्फ बिजनेस नहीं करती थी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। मतलब मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि इतनी पढ़ाई लिखाई और इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मुझे अभी तक नहीं पता कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करते हैं। यानी आसान नहीं है दूसरे मुल्क में सामान भेजना, लाना, करना। और आजकल शायद ये ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। आजकल देखें ना, आपके पास गूगल है, नेट है, आपने पेमेंट उधर कर दी, इधर कर दी। अच्छा, वो तो आपने प्रैक्टिकली बंदे ने जाना है। तो उनका बड़ा वसी बिजनेस था। और ये जो है ना, जो शादी वाली बात है, ये शुरू होती है शाम के सफ़र से। और आम हमारे यही बताया जाता है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए। अच्छा, हज़रत खदीजा ने किसी और के साथ कहा कि जी वो सामान लेके जाएंगे। हज़रत अबू तालिब को जब पता चला तो वो गया हज़रत खदीजा के पास। उन्होंने हज़ूर अकरम सल्लम को बताया कि अगर आप कहें तो वो सामान लेके जाएं। तो खैर वो टर्म्स कंडीशन तय हो गई, अल्लाह ने लिखा होता। देखें ना, असल बात तो और तरफ जा रही थी, असबाब पैदा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले गए सामान लेके, तो उनका बड़ा एक लायल गुलाम था मैसरा, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का, वो साथ था। अच्छा, अब ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ और फिर आगे इस्लाम ने पक्का इसको अडॉप्ट कर लिया और एक तिजारती असूल बना दिया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको माल फ़रोख्त किया पहले अपने माल की खामियां बताई। देखें ना, इवन हम आज भी नहीं बताते। मैंने इस अपनी किताब में इस पर पूरा एक चैप्टर लिखा है कि ये पाबंद है, सेलर जो बेच रहा है वो पाबंद है खुद बताने का। हम क्या करते हैं, गाड़ी बेचनी होती है, हम कहते हैं जी आपके सामने आप चेक कर लें, पता लग गया तो ठीक है, ना पता लगा तो भी ठीक है। तो फिर हज़ूर सल्लम ने जो वादा किया पूरा किया, और बहुत मतलब तिजारती मामलात बिल्कुल ऐन इस्लाम के मुताबिक।
तो वो परेशान हो गया कि मैं पहले भी आता रहता हूँ, तो ये तो मैंने मामलात नहीं देखे, इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं देखी। अच्छा, वो तवक्को कर रहा था कि ज़ाहिर प्रॉफिट कम होगा। ज़ाहिर इंसान है ना कि जब आप अपनी खामियां खुद बताएंगे, जब आप नाप तोल पूरा करेंगे, आप मुकम्मल ऑनेस्टी करेंगे, तो अकल में तो यही बात जाती है ना दोधी के भी कि अगर मैं पानी ना मिलाऊं तो घाटा पड़ेगा। अच्छा, वो प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो था, पता होता था इतना होगा, उससे ज़्यादा हुआ। और फिर उसने आगे, अच्छा उस गुलाम की भी कमाल है, उसको सलाम पेश करना चाहिए उनको कि उन्होंने आके एज इट इज़ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये बात बताई। लेकिन आजकल हमारे मुलाजिम में हर 3 महीने बाद मतलब आपको नया मुलाजिम चाहिए, पहला नौकरी छोड़ दिया। और अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको होता मैं इसका क्रेडिट खुद ले लूं, खुद ले का तो नाम एग्जैक्टली, ही बिल्कुल नाम हज़फ ही कर ना, दूं। ये वाकई उनको भी हमें सलूट पेश करना चाहिए। अच्छा, उन्होंने बताया, और ये फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दफ़ा सामान लेके गए। अच्छा, ये एक वाक़या नहीं हुआ कि एक ही दफ़ा लेके गए और ये वाक़या हो गया, यानी बार बार जिसे कहते हैं ना टेस्ट किया गया। टेस्ट इसलिए किया गया कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है ना, उनका किरदार के लिहाज से, मतलब बाकी माली तो एक अलग था, उनका सब नसब अलग था, वो भी बड़े शानदार थे, लेकिन उनका कैरेक्टर इतना बुलंद था ना कि मक्के में उन्हें ताहिरा और तय्यबा के नाम से, पाकीज़ा के लोग, और बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिश थी कि इनसे हमारी शादी हो जाए, और उन्होंने वो इनकार कर देती थी। असल उनके सामने एक ही मयार था, वो पैसा तो था नहीं, वो था करेक्टर, मैचिंग करेक्टर को था नहीं, तो शादी हो नहीं पाती थी। फिर जब उनको तसल्ली हो गई ना, तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सहेली जो थी उनके ज़रिए पैगाम भेजा। और उस वक़्त ये रस्म थी कि छोटी, मतलब जो लड़की है शादी के काबिल, उसको ये हक़ हासिल होता था कि वो अपना ये बातचीत खुद तय कर सकते थे सारे मामलात। और देखें कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये पैगाम मिला है, तो आपने फ़ौरन एक्सेप्ट नहीं किया, आपने अपने जो चचा थे, बल्कि सारे चचा, अंकल्स, चचाओं कहना चाहिए, चचाओं से मशवरा किया। और मैंने अपनी बुक में भी लिखा है कि आजकल के देखें ना, हमारे 14-14 साल के ये लड़के हैं, बच्चे ही कहना चाहिए, वो कहते हैं ये हमें तो वालिद साहब से पूछने की ज़रूरत भी कोई नहीं है। अच्छा, फिर मशवरे से, और खुतबा भी हज़रत अबू तालिब ने पढ़ाया, और ये फिर शादी हो गई। अच्छा, वो मैंने लिखा है कि हज़ूर सल्लम का था ना अमीन, मैंने लिखा अमीन और तहरा की यूं शादी हो गई। तो ये बेसिकली देखें ना, कैरेक्टर की कौन करेगा, जिसका अपना कैरेक्टर सबसे बेस्ट होगा। अच्छा, शादी होने के बाद देखिए, अब हजूर पाक सल्लम के माली हालात उस तरह नहीं है, मतलब कोई कंपेटेबिलिटी मुआशी एतबार से नहीं बनती। बिल्कुल, जी हाँ, पैगंबर अभी वो हुए नहीं है, डिक्लेयर नहीं हुए, क्योंकि हजूर सल्लम की उम्र 25 साल थी जब शादी होती है। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला की उम्र 40 साल है, नबूवत आती है 15 साल के बाद। बिल्कुल। अच्छा, इस 15 साल में जो मैं एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट समझता हूँ कि जो भी कोई बंदा शादी करता है ना किसी अमीर खातून से, होती हैं शादियाँ पाकिस्तान में भी, बाहर भी। अच्छा, बीबी का रवैया बिल्कुल और होता है, एक डोमिनेंट रवैया होता है। वो हमारे एक दोस्त की शादी ऐसे ही हो गई किसी बड़े घर में, तो उसको हम कहते थे कि ही वाज नॉट मैरिड टू दैट लेडी, ही वाज अपॉइंटेड अगेंस्ट द वैकेंसी ऑफ हस्बैंड। लेकिन हज़रत खदीजतुल कुबरा के इसका बिल्कुल उलट है, यानी किसी मौके पे शायबा तक नहीं होता बातचीत से, उनकी डीलिंग से, उनकी ट्रांजैक्शन से, उनके बिहेवियर से, कि उन्होंने कभी डोमिनेंट होने की कोशिश भी की हो। मतलब वो इज़्ज़त एहतराम उन्होंने दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आज की मतलब ये एक मिसाल है बीवियों के लिए कि अगर आप इतनी अमीर हों और इतने मालदार हों और आपके हस्बैंड जो है वो उस तरह कंपेटेबिलिटी वो ना बनती हो। अच्छा, फिर देखिए ये जो 15 साल का अरसा है, ये इतना प्यार मोहब्बत का गुजरा है, मतलब हमें पूरी ज़िंदगी में 25 साल रही हैं हज़ूर पाक सल्लम की ज़ौजा, और उसके बाद इंतकाल हुआ है। अच्छा, वो भी हमारे खैर अल्लाह की वली हैं, छापे पे छापा। लोगों ने लिखा कि 25 साल तक हज़ूर पाक सल्लम ने कोई और शादी नहीं की, यही हमने पढ़ा है। अच्छा, भाई क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब बाकी शादियाँ हज़ूर पाक सल्लम ने की हैं? भाई अल्लाह ताला की परमिशन होती थी, अल्लाह का हुक्म होता था, उस अल्लाह ताला के हुक्म से शादी होती थी। अल्लाह ताला ने दूसरी शादी का हुक्म ही नहीं दिया। जब तक हज़रत खदीजतुल कुबरा जिंदा रही, 25 साल तकरीबन मतलब जिंदा रही, और 25 साल में कोई शादी अल्लाह ताला ने नहीं होने दी। हज़ूर सल्लम तो देखे ना, वो करते जो अल्लाह ताला फरमाता। वो तो आपने उसमें बड़ा खूबसूरत वो आयत का तर्जमा भी आपने फरमाया था कि अपनी जुबान से नबी कुछ नहीं कहता, मर्जी से नहीं कहता, वही होता है जो वही से जो अल्लाह ताला का हुक्म होता है। अच्छा, इस सारे अरसे में एक भी वाक़या ऐसा नहीं है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजतुल कुबरा की आपस में कोई खटवट, कोई अनबन, कोई नाराज़गी बनी हो। वो देखे ना, मिसाल देते हैं कि जी बर्तन भी पड़े होते हैं तो वो ठुकराते बिल्कुल नहीं, मतलब एक ऐसा वफा का रिश्ता है। और एहतराम का ये उनका मयार था कि कभी कोई तरक कलामी। एक आपने अभी बड़ा अच्छा जिक्र किया कि वो जब पहली वही आती है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, अच्छा वो भी 21 रमज़ान की बात है जी, रमज़ान में हम बैठे हैं तो 21 रमज़ान को पहली वही आई और पीर की रात थी।
सही। ज़ाहिर है देखें ना, हज़रत जिब्रील का इस तरह सामने आके करना, और वो अल्लाह ताला का कलाम, अल्लाह फरमाता है ना कि मेरा जो कुरान पहाड़ों पे नाज़िल होता तो रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो ये कोई आम बात नहीं थी भाई, रूटीन से बहुत बड़ा एक वाक़या था। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं कि ज़म्बेलूनी, मुझे चादर उड़ा दें या कंबल उड़ा दें, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा, अच्छा अब ये मैंने लिखा है किताब के अंदर, ये बड़ी ना कारी साहब, ये आपकी सुनने वाली बात है। अच्छा आम तौर पे देखें ना, आप कोई बड़े से बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लेना, बेगम उसको नहीं मानती। मतलब बेगम, वो कहते हैं ना, को वली अल्लाह ने कहा जी, वो एक उड़ रहा था, उसने कहा मैं था, उसने कहा अच्छा जब भी तुम टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। अच्छा अब यहाँ पे देखिए मामला उल्टा है। ये बड़ी पते की बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, और सब मुसलमानों को इस पर बड़ा प्राइड फील करना चाहिए। वो फरमाती हैं जो आपने अल्फाज कहे ना कि आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, आप यतीमों और बेवाओं की मदद करते हैं, आप बेकसों का ख्याल करते हैं, आप किसी को मुसीबत में देख के तनहा नहीं छोड़ते, अल्लाह कभी आपको मुश्किल में नहीं डालेगा। अच्छा ये बरजस्ता है, ये कोई ये नहीं कि पहले को तकरीर तैयार हुई है। यानी जैसे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं, वो कंबल उड़ाती हैं और वो वाक़या बताते हैं, और फ़ौरन वो कहती हैं अच्छा कितने साल हो गए शादी को? 15 साल हो चुके थे। शुरू में देखें हनीमून के पीरियड में तो ऑल इज़ गुड, आप भी सबसे बेस्ट तो मैं भी सबसे बेस्ट, लेकिन 15 साल के बाद वो जो दूल्हा दुल्हन वाला तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, बहुत नॉर्मलाइज। 15 साल के बाद बरजस्ता वो गवाही देती हैं, और जिस बंदे की गवाही उसकी बीवी देती है ना, वो जेन्युइन गवाही है। देखें ना, बाहर तो मैं भी परहेजगार हूँ, आप भी हैं, हम सारे बड़े अच्छे हैं। अच्छा बीवी से बेहतर कोई शख्स नहीं जो आपकी खामियां जानता है। और देखिए वो बरजस्ता ये जवाब दे रही हैं, और ये अल्लाह ताला ने एक मोहर लगवाई बीवी की, मोहर लगवाई कि देखें ना ये एक्चुअल करैक्टर है हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा फिर देखिए उसके बाद जब नबूवत डिक्लेयर होती है, शुरू में तो तीन साल तकरीबन अरसा होता है कि जिसमें मतलब ये है कि आप अपनी हद तक है कि वो तबलीग है, उसके बाद फिर ओपन हुक्म होता है। सही। चलिए जनाब, ये मज़ीद गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता कैसा रहा आप जनाब की इनके साथ, ज़ौजा के साथ, और फिर आगे इस्लाम के फैलाने में किस तरह से उन्होंने शाना बशाना आपका साथ दिया, ताउन किया, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। पहली अज़ां हज़रत खदीजा ताहिरा, दीन की पहली अज़ां हज़रत खदीजा ताहिरा, हैं हर एक मोमिन की माँ हज़रत खदीजा ताहिरा, आबिदाओ साजिदाओ जाहिदा, इज़्ज़त माप अज़मतों का है निशान हज़रत खदीजा ताहिरा, है हर एक मोमिन की माँ। नुसरते दी के लिए थी वक्फ उनकी जिंदगी, नुसरते दी के लिए थी वक्फ उनकी जिंदगी, है मिसाले साहिबां हज़रत खदीजा ताहिरा, है हर एक मोमिन की माँ, है वही महबूबाए महबूब रब्बुल आलमी, आका की तस्कीन जान हज़रत खदीजा ताहिरा, है हर एक मोमिन की माँ, है अकीला है फ़हीमा अज़किया है ज़किया, रिफ़अतों का आसमां
हजरत खदीजा ताहिरा है खुदावंदे जहां का, आपको आया सलाम। है खुदावंदे जहां का, आपको आया सलाम। साजिद उम्मत की अमा है हजरत खदीजा ताहिरा। जज़ाकल्लाह शाज़िब जावेद, बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने बहुत ही जानदार और ज़बरदस्त एनर्जेटिक आवाज़ के साथ पढ़ा, सुन के वाकई बहुत अच्छा लगा, बहुत आला। तो राय साहब अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बहसियत बीवी, बहसियत माँ अगर देखें तो इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, ये अभी जो आपने कलाम पढ़ा ना कि अल्लाह ताला का सलाम आया, हाँ। वो ऐसे था कि हज़रत जिब्रील तशरीफ़ फरमाते हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कोई खाना ला रही थी बर्तन में। तो उन्होंने बताया जी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाना ला रही हैं बर्तन में, जब वो तशरीफ़ लाएँ तो उन्हें मेरा भी सलाम देना और अल्लाह ताला के भी सलाम देना। और फिर एक मौके पे उन्हें एक महल की बशारत दी गई कि जन्नत में एक बहुत ही खूबसूरत महल उनके लिए। देखिए सारी जन्नत ही उनके लिए महल तो एक सिंबॉलिक चीज़ें हैं ये सारी। आप अंदाज़ा कर लेना कि अल्लाह ताला ने कुरान में एक आयत नाज़िल फरमाई, उसमें यह है कि जन्नत की प्राइस बताई। जैसे हर चीज़ की एक प्राइस टैग है ना, आपने ये चीज़ लेनी है तो ये कीमत है। फरमाया कि जन्नत है, पहले तो यह है कि मोमिनों के लिए बताया, दूसरा फरमाया माल और जान। अल्लाह ने जन्नत का सौदा किया है मोमिनों के साथ, उनके मालों और जानों के बदले में। अब इनको लेके आए इसी आयत को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना पूरा माल और मुकम्मल जान, जिसे कहते हैं ना, सुपुर्द कर दी, वार दी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। मतलब है जो उन्होंने कंफर्ट दिया। आप अंदाज़ा कर लेना कि किधर इतनी एक मलका अपने ज़माने की, और नाज़ो अंदाम में पलने वाली खातून, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, और दर्जनों गुलाम, और सखावत में भी वो बहुत मशहूर हैं। जो मैंने पढ़ा है किताबों में, जो सुना भी है कि बहुत लोगों ने कर्ज लिया हुआ था, और जब वो दायरे इस्लाम में दाखिल हुए तो हज़रत खदीजतुल कुबरा की सखावत का आलम ये था कि उन्होंने कर्ज माफ़ कर दिया था। वो देखे ना, मैं अर्ज़ कर रहा था कि भाई कितना उनका नाज़ो नाम में पलना और एक मलका बिल्कुल होना, और किधर देखे ना कि ग़ार हिरा में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। अच्छा आपने देखा होगा बहुत बुलंदी पे है, और अब तो कुछ सीढ़ियाँ वगैरह बन गई हैं, लेकिन अभी भी जाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा मुमकिन ही नहीं है कि आप वो पूरा पहाड़ चढ़ के जाएं उस ज़माने में और आपके पाँव ज़ख्मी ना हो। मतलब वहाँ पे अच्छा वो किसी गुलाम के हाथ भी खाना भिजवा सकती थी। देखा ना, खुद उनका जाना और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और लगाव और खिदमत, मतलब ये कमाल है। ये मैंने कहा देखे ना, जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं। अच्छा दूसरा देखें ना, हजूर सल्लम का वहाँ जाना कोई मैंडेटरी उनके लिहाज से नहीं था। बिल्कुल जी हाँ। हजूर अकरम सल्लम खुद तशरीफ़ ले जाते थे कि मैं उस सिस्टम के बारे सोचते थे कि ये बुतों वाला सिस्टम, ये मौजूदा निज़ाम गलत है। तो अल्लाह ताला से मतलब एक था कि भाई सही क्या है, अल्लाह ताला वो बात है जिसे मुराकबा हम कहते हैं, मेडिटेशन। अच्छा देखें ना, खुद वहाँ पे जाना। और मैंने कहा फिर शाह अबी तालिब पे देखें, हाँ जी जी, जब इन्होंने बाइकआउट कर दिया कुरैश ने कि ठीक है, इनका पता है मुतालबा क्या था? कुरैश का मुतालबा ये था, ये जो काफिर थे उनका मुतालबा ये था कि या तो बनी हाशिम वाले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हें दे दें और वो उन्हें नौज़ुबिल्लाह कत्ल कर दें, शहीद कर दें हजूर सल्लम को, या उन्होंने कहा ये है कि आपके साथ ना बिजनेस होगा, ना कोई ताल्लुक होगा, ना आना, ना जाना, ना मिलना, ना मिलाना, ना ट्रांजैक्शन, ना शादी, ना ब्याह। फिर हज़रत अबू तालिब लेके चले गए अपने कबीले को। अच्छा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अगर चाहती तो वो मदीने में उनके पूरा स्टेटस था कि वो रह सकती थी जी। वो अपने बच्चों औलाद समेत वहाँ पे गई हैं। और अंदाज़ा करें कि उसको मैंने लिखा है अपनी किताब में कि वो एक ओपन जेल थी। हाँ जेल थी वो एक तरह की। देखे ना ऐसे घाटी का क्या मतलब, इधर पहाड़ है और एक दरस है, वो एक बस सिर्फ फाटक नहीं लगा होता, बाकी जेल थी। अच्छा गला नहीं जा सकता, कोई खाने की चीज़ नहीं जा सकती। अच्छा वहाँ कुछ पैदा नहीं होता, बहुत ख़राब हालात। और ये देखिए 3 साल, कोई ये नहीं भी 1-2 दिनों की बात है। जी। अच्छा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने कहा सोचें इस लेवल की खातून हो जिनके आगे पीछे दुनिया फिर रही हो, पूरा साइज जिंदगी, पूरा साइज एग्जैक्टली, और इतना टफ टाइम एकदम। और जो आपने सखावत का कहा वो बिल्कुल आपने सही कहा कि उन्होंने सारा माल इस्लाम पे खर्च किया। और एक दफ़ा हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तशरीफ़ लाए तो थोड़े परेशान थे,
उन्होंने पूछा जी क्या मसला है? उन्होंने कहा जी मैंने ऐसे देखा है हरम पाक में कुछ लोग हैं, उनके पास खाने पीने कुछ नहीं, जो मेरे पास था मैंने तो दे दिया। तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लंबा वाक़या है, लेकिन उन्होंने सारा जेवर पैसा रखते 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 वो इतना माल बन गया कि ढेर के इस तरह वो बैठी हैं और उधर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं और वो नज़र नहीं आ रहे। तो फरमाया कि ये सब आपकी नज़र। अच्छा। और फिर देखें ना, ये हज़रत ज़ैद बिन हारिस जिन्हें हम कहते हैं, ज़ैद बिन हारसा, ये ग़ुलाम थे, इनको ख़रीद के हजूर सल्लम को पेश किया और वो इस्लाम के लिए, मैंने कहा जैसे आपने भी बताया कि जिसने इस्लाम कबूल किया उसका किया, ग़ुलामों को ख़रीद के आज़ाद किया, बाकी और उनकी तबलीग से आगे जो सिस्टम आगे चला है वो बहुत बड़ी बात है। और हजूर पाक सल्लम की 4 बेटियाँ और 2 बेटे, वो सारे के सारे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पैदा हुए और सिर्फ एक बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो पैदा हुए हज़रत मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। और ये देखें ना, 4 में ही आगे अहले बैत का जो हम जिक्र करते हैं, अच्छा अहले बैत में देखें ना, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बिल्कुल उनकी बेटी हैं और उनके आगे बेटे हैं इमाम हसन इमाम हुसैन। बिल्कुल तो सोचे ना कि ये कोर पॉइंट उसमें जो है वो भी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। और मजे की बात ये है कि ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे भी रिश्तेदार हैं, 5वीं पुश्त में दोनों का शजरा एक हो जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 80 पुश्तों के बाद आदम अलैहिस्सलाम तक जाते हैं। अच्छा, वक्त थोड़ा सा हमारे पास कम रह गया है साहब। जब आपका विसाल हो गया जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का, तो उसको इतना आपको तकलीफ थी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने इस कदर इनके जाने को दुनिया से उनको महसूस किया कि आमुल हुज़न साल को कहा गया कि आप बहुत गम में थे। असल में 2 वाक़यात ऊपर नीचे हो गए ना। पहले हज़रत अबू तालिब का विसाल होता है और हज़रत अबू तालिब की भी इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन और सपोर्ट है कि मतलब वो अनपैरेलल्ड एक ऐसे पूरा जिसे कहते हैं ना शील्ड कर लेना। और 3 दिन के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का विसाल होता है। तो फिर हजूर अकरम सल्लम के पास ये 2 ही समझे मेन बड़े सारे थे और उसके बाद ये बदबख्त जो है अबू लाहब जो है ना, ये बनता है कबीले के सरदार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकालीफ में फिर बहुत इजाफा होता है। फिर इसलिए इसको गम का साल जो है ना करार दिया गया। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने बहुत खूबसूरती से ये सारा कुछ बयान भी किया और जनाब खदीजतुल कुबरा किस तरह से हम मुसलमान ख़वातीन के लिए एक रोल मॉडल हैं, बीवियों के लिए, माओं के लिए कैसे रोल मॉडल हैं और एक कामयाब बिजनेस वूमन उस ज़माने की, और आज वो हमारे लिए एक मिसाल है। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मचाएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। क़याम रमज़ान में हमारा आपका साथ जारी है और जनाब हमारे किचन की जो रौनकें हैं वो जो दिखाई दे रही हैं दोबाला हो चुकी हैं। महविश सितारा किचन में तशरीफ़ ला चुकी हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आज का मेन्यू क्या है और साथ ही साथ बहुत अहम गेस्ट हमारे शोबिस से आपका ताल्लुक़ है और अगर आपको मौजूदा जो दौर है शोबिस का चल रहा उसमें सीनियर एक्टर कहना तो छोटी बात होगी, उन्हें एक एकेडमी कहना चाहिए। वो बजाते खुद अपनी ज़ात के अंदर एक लर्निंग की एकेडमी है, वो एक इदारा है, उनसे वो एक मशअल राह हैं अपकमिंग एक्टर्स के लिए, मौजूदा एक्टर्स के लिए। मैं बात कर रही हूँ राशिद महमूद साहब की। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए रोज़े के साथ और रमज़ान में आपने हमें वक्त दिया। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या मसरूफियात होती हैं शोबिस के लोगों की, रोज़े में काम उसी तरह से चल रहा होता है, थोड़ा ज़रा रिलैक्स हो जाता है? नहीं, रमज़ान में तकरीबन ना होने के बराबर अच्छा, होता ताकि रिलैक्सेशन रहे। उससे पहले तो बिल्कुल छुट्टी कोई नहीं होती। अब जाहिर है सिर्फ दुनियादारी तो नहीं, रब को राज़ी नहीं करना है। एग्जैक्टली। ये एक महीना जो है ना, ये रब की तरफ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक वो जैसे होता है ना, बिल्कुल, कि वो हमारे आपके कमर्शियल में होता है कि 11 महीने ताड़े थे 1 महीना साड़ा। ये वो ब्लेसिंग वाला महीना होता है जो कलमा को जितने हैं दुनिया भर में, रब ने उनको एक इस कदर प्रिविलेजेस इसमें इंसेंटिव दिए होते कि जो रब से मांग लो उसको राज़ी कर लो। शयातीन का बारे में कहा गया है कि वो सारे कैद कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं तो इसमें कोई ऐसा यकीन नहीं रख रहा। अच्छा। बहुत सारे अभी भी खुले होते हैं, दिखते हैं सारे और वो अपने काम दिखा रहे हैं। सही, तो अल्लाह बेहतर करे, लेकिन एक कोशिश तो इंसान करता कर सकते हैं, कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, ध्यान ना भटके और पूरी तवज्जो वो इबादत और माफ़ी की तलबगारी में रहे। अच्छा, आपने माशाल्लाह बेशुमार आपने प्रोजेक्ट्स किए, ड्रामास किए। मेरे पास चंद आपके ड्रामों के नाम है जिसमें शाहीन है, काजल घर है, मिर्ज़ा गालिब, रियासत, लाग,
जो जी, ड्रामा था, लाग, मुझे जी, आपका जी, कैरेक्टर जी। आज भी याद है लाग में जिस तरह से। तो आपके अपने कोई फेवरेट प्रोजेक्ट्स या मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हों ड्रामास के? देखो बेटी, मैंने जितना सारा ये काम किया ना, मैं चूँकि बड़े सब्र के बाद, मैंने कोई शॉर्टकट मेरी ज़िंदगी में नहीं है। जी बिल्कुल नाउ आई एम 70+ और मैं 10 बरस का नहीं था जब मैंने सही। रेडियो ज्वाइन किया। मेरे सामने इस मुल्क में रेडियो पाकिस्तान लाहौर में पहला टीवी स्टेशन बना था, और फिर ड्रामा है इस सब कॉन्टिनेंट में। हम साइंसदान, हमने इजाद किया था पाकिस्तान टेलीविज़न ने। ट्रू दैट। लेकिन हमारे यहाँ एक बात यह है कि हम अनड्यू तेजियों में होते हैं। ऐसे ही अनड्यू तेजी, रेजिस्टेंस उतनी है ही नहीं है जिस कदर तेज़ी से निकलते हैं। आपको ज़िंदगी में अपने उस सफ़र में एक तेज़ी जबिलत है बंदे की, टारगेट पे हर एक की ख्वाहिश में जल्दी से जल्दी पहुंची, लेकिन उसमें एक हुस्न रफ्तार भी तो होनी चाहिए, एक हुस्न इक़्तिदार भी होनी चाहिए कि आंखें बंद करके चल पड़े। तो उसमें देर सवेर भी होती है, बड़ा लंबा पैंडा है, बड़ा लंबा सफ़र है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि बुरे रोल किए मैंने, बुरे आदमियों के 1000 किए, तो उसमें से 900 जो हैं वो नेगेटिव रोल है। लेकिन मैं कभी कभी बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुल्क में और अब्रॉड में जिस कदर इस बुरे रोल करने वाले को लोग अच्छा और भला समझ के प्यार करते हैं। बिल्कुल आपको कभी कोई दूसरे नेगेटिव बहुत कम, लेकिन मैं वैसे बेसिकली हूँ भी दरवेश, वो मेरे किरदार है। बाज़ दफ़ा लोग मुझे थोड़ा सा पूछ भी थे कि आपने ये क्या किया। मैंने कहा यार वो मैं नहीं था भाई, वो किरदार था जो मैं कर रहा था। तो चल रही है जिंदगी, शुक्र है। लाग में जो आपका कैरेक्टर था वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर था, बहुत हार्ड सा था, इस तरह का नाम था, ऐसा ही था, ऐसा मोमिल के पता नहीं क्या कैरेक्टर, रऊफ खालिद साहब का प्रोजेक्ट था। जी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी बहुत अच्छे राइटर थे। तो आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं ड्रामा इंडस्ट्री को, एक वक्त था कि पाकिस्तानी ड्रामा, उसकी प्रोडक्शन, उसकी स्टोरीज़ पूरी दुनिया में वो ग्लोबली शोहरत रखते थे। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब वो क्वालिटी जो काम की है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है? जितनी जिद्दत, जितनी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, हम क्वालिटी में क्यों लूज़ कर गए हैं? क्वांटिटी पे ज़्यादा तवज्जो होगी कि मैं 900 किस्तों का बना लूँ, और बना के खुद ही देख रहे हैं वो रेटिंग कौन सी रेटिंग भाई, किस चीज़ की रेटिंग है? दुनिया के किसी भी मुल्क का इलेक्शन जो है वो रेटिंग होता है। ट्रंप ने कहा कि मेरे मुल्क में वो जो रेटिंग थी वो नहीं थी, तो कहाँ गई रेटिंग? कंटेंट्स जो है हमेशा वही डोमिनेशन होती है। हमारे तेजियाँ हो गई, ड्रामा सौदा के ये फलां वाशिंग पाउडर बिक रहा तो सब ने वही बेचना शुरू कर दिया। हमारा रिलीजन जो है उसमें जिस कदर ह्यूमन बीइंग जो उनको आज़ादियाँ हैं वो किसी दूसरे रिलीजन में नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो मादर पितर आज़ादियाँ नहीं है, नहीं होनी एक हदों में है। हमारे यहाँ इस कदर बेहूदगी के स्क्रिप्ट आने, और फिर मैं हैरान होता हूँ कि ख़वातीन राइटर्स कहाँ से एकदम से उग पड़ी। मैंने हसीना मोइन से लेके इस लम्हे मौजूद तक के जो बड़े बड़े जितने भी राइटर, सबका लिखा हुआ काम किया है। ये जो नए आए इनमें से भी जो बहुत उम्दा, लेकिन अब इस कदर स्क्रिप्ट और ड्रामा लगा के देखते तो इधर उधर तो देखते ऐसे लगते जैसे एक ही ड्रामा सारे चैनलों पे चल रहा है। बिल्कुल है। और फिर बाज़ दफ़ा मुझे पिछले दिनों एक फोरम पे राज साहब, बाबा आप अब कम दिखते हो टेलीविज़न पे, क्या हुआ? अरे मैंने कहा ड्रामा तो चल रहा है। कहने कहा वो तो ये, अरे मैंने कहा नहीं, मेरे ये जो हर चैनल पे रोज़ नया स्क्रिप्ट होता है, नए आर्टिस्ट बैठे होते हैं, और बिल्कुल पीक आवर्स पे जो प्राइम टाइम है उस पर होता, तो ये हमारे कि जी वो तो करंट अफेयर्स होता। तो मैंने कहा उसमें एक्टर नहीं बैठे होते भाई, उनको नहीं देखना, मैं भी देखता हूँ। तो होता है वक्त के साथ साथ सारा कुछ, लेकिन अल्लाह भी ये बेहतरियाँ करे। ये मुल्क हमारा है, ये हमारी शनाख्त है। हमें अपने रब को भी राज़ी रखना और अपने लोगों को भी राज़ी रखना, और हमें मिलजुल के सारे कबाते जो इर्द गिर्द हमारी सराउंड, उसका सलूशन जो है वो मुशावरत से होता है। हम बस अब अल्लाह खैर करे, आमीन इंशाल्लाह। तो जनाब किचन का रुख कर लेते हैं, महविश से बात करते हैं कि आज किचन में वो क्या बनाने जा रही हैं, मेन्यू क्या है, तैयारी कैसी चल रही है, क्योंकि इफ्तार का काउंटडाउन
शुरू हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम। तो कैसी जनाब हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का क्या मेन्यू है, क्या बन रहा है? आज मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल्स ओके, और उसके साथ साथ मैंने बना चुकी हूँ कोकोनट खीर। वाओ, हाँ जी बिल्कुल, जबरदस्त। क्योंकि इसका टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है तो सबसे पहले फिर मैंने उसको अच्छा, कुक कर लिया। ठीक, ठीक, और ठीक। उसी के साथ साथ खोया खजूर, अच्छा, खोया खजूर खोया खजूर एज अ शेक ड्रिंक है। ड्रिंक ओके, है। और साथ में मैं बनाऊंगी सबरोसो के चिकन पकौड़ा। सही, एक नया एडिशन भी मुझे आपके किचन जी में बिल्कुल, नजर आ रहा ये है। स्प्रिंग रोल्स के साथ ये जो कनौर की केचप है हम इसको यूज जबरदस्त, करेंगे, साथ very में हम nice। पेप्सी यूज करेंगे, तो ये एक फुल प्रॉपर कॉम्बो, बिल्कुल कॉम्बो एक जबरदस्त कॉम्बो है जनाब महविश के पास। तो इस वक्त तो थोड़ी देर में हम वापस महविश के पास जाएंगे। अभी हम कुछ मजीद गुफ्तगू करते हैं राशिद साहब के साथ। राशिद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्टिंग एक पैशन का काम है, जब तक आप दिल से नहीं उससे जुड़ते तो मेरा ख्याल है आप भी एग्री करेंगे कि एक्टर, फनकार, ये आर्टिस्ट देखो, नहीं बन सकते। मैं समझ गया आप क्या पूछना नहीं, चाहते मैं आपसे ही पूछना चाह रही हूँ कि कभी आपको जिंदगी में ख्याल आया कि यार मैं फलां प्रोफेशन में चला जाता, क्या कि शुरू से एक्टिंग ही आपका शौक और जुनून देखो था? देखो, मैं जब मैं घोंसले से गिरा ही इसी अच्छा मैंने 10 बरस में अपने अंदर ये स्किल डिस्कवर कर ली कर थी ली थी, अच्छा। कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मैंने रेडियो ज्वाइन किया। अच्छा, रेडियो वो उस दौर में जिसमें हम आए थे, हमारी ग्रूमिंग में लफ्ज़ों की हुर्मत से आशनाई रेडियो पाकिस्तान में हुई। सही, और जब रब किसी को लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना करता तो उसको सही। लफ्ज़ों का हुनर भी अता कर देता बिल्कुल है। बिल्कुल। वहाँ से ग्रूम हुए, सीखा, करते रहे। तो फिर उसमें उसके बाद सारी ज़िंदगी टेलीविज़न आ गया, स्टेज किया बहुत सारा, फिल्म्स की। तो इट डिसाइडेड, मैं कोई बिल्कुल अचानक वाला जो काम है सही, या वो मैं बड़े इम्तहानों से गुजर के पूरी जगह जहाँ जहाँ भी अखाड़ा लगा मैंने कहा आ जाओ भाई कौन कौन और वहाँ से सही। इम्तहान देते देते यहाँ तक पहुँचो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे मेरे मुल्क ने भी मान दिए तो बड़ी देर से। मुझे कई नॉमिनेशंस के बाद मेरा प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी में मिल गया एक डिग्निटी, एक वकार है। अच्छा, वैसे हम राशिद साहब क्यों पीछे रह गए अपने फनकार को सराहने में? ये आप ही का सिर्फ गिला नहीं है, ये बहुत जो सीनियर फनकार हैं वो इस चीज़ का गिला करते हैं और ये बात बजा भी है। हमने क्यों अपने टैलेंट को नहीं सराहा अभी तक? देखिए होता और पता बर क्या, वक्त क्यों नहीं सराहा? मैं सुनता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। मेरा मुल्क जो है ना 75 बरस इसमें मुख्तलिफ घुसपैठियों का इन आउट रहा है। घुसपैठिए आए भी, चले भी गए, रहे चले। मुसीबत ये होती है कि जब हम फैक्ट्स बिलीवर नहीं होते ना, मेरी बर्बादी जो है मेरे शोबिज़ टेलीविज़न की, फिल्म की क्यों हुई? वहाँ वो लोग आ गए जिनके अंदर वो कंटेंट्स रब ने एस्थेटिक वाले रखे ही नहीं हुए रखे ही नहीं थे। एक खरादिया जो है उसकी जॉब, उसके काम से इनकार नहीं है, लेकिन एक क्रिएटिव इंजीनियर जो है वो इजाद करता है। बिल्कुल, खरादियों को टूल देना पड़ता है कि भाई ये पेच है, इसको बना दो, वो बना देता, बना वो भी देता है। हमारे यहाँ मिस कास्टिंग का एलिमेंट रहा, जिसको अच्छा, जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं। अब मेरे साथी हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनके साथ काम भी करते। वही इस वक्त बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के मालिक हैं, करोड़ों अरबों रुपए का उन्होंने काम कर लिया है और चैनलों से भी उनकी एफिलिएशन है, वो बनाते हैं, बिक भी जाता है, चल भी रहा है। तो मुसीबत हमारे यहाँ ये है कि हमें कुछ अपनी वो जो शो बिज़ है ना, तो शो कुछ ज़्यादा ही पर्सनल मारना शुरू हो गया। देखो जो काम वाला बंदा है, कोटेशन वही बनेगा, आप कुछ भी करके चले जाओ। जी हाँ, आपकी कंट्रीब्यूशन, आपकी प्रोफाइल में कुछ है तो आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं, वही आपकी शरारत। और अगर नहीं है, मैं सिंडिकेट क्रिएट कर लूँ, मैं अपनी सराउंडिंग में मुआफ़क़तें हर तरह के इख्तियार से कर लूँ, उसके बावजूद जो मैं ढूंढने निकला हूँ वो नहीं मिलेगा। तो मेरा एक शेर है कि मिला ना वो मैं जिसे ढूंढने को निकला था, मिला ना वो मैं जिसे ढूंढने को निकला था, वगरना भीड़ तो हर वक्त मेरे साथ रही। मुसीबत यह है कि हमारे यहाँ फैक्ट्स बिलीवर नहीं है, दाव लगाने निकले हो, शॉर्टकट ढूंढते। अरे काम करो यार, आप कंट्रीब्यूशन जो आपकी है वही आप नहीं भी होगे तो आपको याद किया जाए। हम ख्वाब बड़ी आसानी से दुनिया में बिकते हैं और मोस्टली हम ख्वाब, आँख खुलेगी तो वो ख्वाब होता है, लेकिन बहरहाल अच्छा काम करने वाले भी लोग हैं, कर रहे। तो ऐसा नहीं है कि नहीं,
तो हम तो चिरागे आखिरी शब कब चले जाएंगे, जैसे हमारे हम असरों में से बेचारे मोस्टली तो अल्लाह मियां के पास चले गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अंधेरा उजाला है। फन और फनकार तो राशिद साहब हमेशा जिंदा रहता है, और जो हमारे प्यारे सीनियर फनकार अगर दुनिया से जो चले भी गए हैं, लेकिन उनका काम और उनका नाम आज भी जिंदा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आप मौजूद अगर नहीं भी होते हैं तो आपका काम याद रहता है, और वही आपकी कमी कोटेशन है, महसूस वही जिंदगी है, होती उसी रहती से है। याद किया मजीद जाएगा। गुफ्तगू को जनाब आगे बढ़ाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुश आमदीद जनाब राशिद महमूद साहब सीनियर एक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, और किचन में महविश सितारा मौजूद हैं, वो अपने किचन की स्टार हैं, और खुशबुएं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है राशिद साहब किचन से। पता चल रहा है कि भाई हम अब इफ्तार की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा राशिद साहब, हम बात कर रहे थे हमारे ड्रामा और उसकी क्वालिटी की, लेकिन अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ तो बिल्कुल शटर डाउन वाली सिचुएशन है। फिल्म इंडस्ट्री तो जैसे बिल्कुल ठप हो गई पाकिस्तान में। आखिर ऐसा क्या डिजास्टर हो गया है हमारे मुल्क में कि फिल्म इंडस्ट्री अब कहीं दिखाई नहीं दे रही, ना फिल्में बन रही हैं उस तरह? देखो बेटा, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सर्वाइवल जो था ना, जी, वो पंजाबी फिल्म पे था। अच्छा, साल में अगर 400 फिल्म बनती थी तो उसमें 30-35 उर्दू होती थी, बाकी सब पंजाबी फिल्म थी। बिल्कुल। अब जब तक किसी भी सनत का सर्वाइवल जो है, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मार्केटिंग और सेल पे है ना। जी बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने घुस बैठिए के लफ्ज़ से बड़ा मुझे मज़ा आता है जब मैं कहता हूँ, बड़ा आसान लफ्ज़ है किसी भी बात के लिए। ऐसे लोग वहाँ आके उनको पता लग गया कि यार ये तो बड़ा इकोनॉमिकल इंसेंटिव मिलता है फिल्म में। बिल्कुल। वो लोग आ गए जिनका ताल्लुक ही नहीं था ताल्लुक इसमें। नहीं था। और फिर ऐसे और फिर उसमें वो फिल्म जो है, शोबिज़ जो होता है ना, उसका सर्वाइवल होता है फैमिलीज जब देखती है, जी। वो ड्रामा हो, वो फिल्म हो, वो थिएटर हो। इस कदर बेहूदगियाँ हुई, और उन बेहूदियों को रोका नहीं किसी ने। सही। जो डिपार्टमेंट आपने बनाया हुआ, ये सेंसर सेंसर बोर्ड जो बना, बोर्ड। कौन बिठाया वो Yes. सेवा, जिसको पता ही नहीं है कि ये क्या, किसने की सेंसर, आपने बिठा दिए वहाँ। वो अपने दिनारे सुर्ख इकट्ठा करके हर फिल्म चल गई, 2 चल गई, 3 चल गई, उसके बाद बर्बादियाँ शुरू। लोगों ने देख अल्टीमेटली वो सारे का सारा क्रिज्मा ही ख़त्म हो गया। और अब भी फिल्म का हमारे मुल्क में फिल्म इंडस्ट्री का सर्वाइवल पंजाबी फिल्म के बगैर में ये मेरा दावा नहीं कर पाएगा। अच्छा, जब पंजाबी फिल्में बन रही थी तो लोग कहते थे देखे ना, ये चूंकि लोगों की डिमांड ही नहीं है, अब वक्त बदलता जा रहा है, हमें मॉडर्निज्म की तरफ जाना चाहिए, इसलिए पंजाबी फिल्में धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही हैं। लेकिन नहीं, अब वो जब फिल्म थी नहीं नहीं बन ना, रही- इसलिए थी फिल्म तो कभी जो अच्छी फिल्म बनी वो तो फ्लॉप नहीं होती। सही। बात हजरत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, गौर इस पे करो, ये कह के बात बड़ी होगी तो सुनी जाएगी ना। जी जी। आप पता नहीं किस प्लेनेट के गेटअप वाली कहानियाँ में हमारे जो फिल्म हमारा जो खासा रहा, जी। हमारी फिल्म हमारी रहतल से, हमारे कल्चर से, हमारी अकदार से, हमारी ह्यूमन साइकी से, अच्छा, वो और पंजाबी हमारी एक्टर्स भी ट्रेडिशन तो- से रही। हमारे वो पंजाबी एक्टर्स हमने भी तो अब पता नहीं नहीं कौन रहे सा ना। कोई नए प्लेनेट के पहले सुल्तान राय मरहूम होते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और कितने पंजाबी मशहूर एक्टर्स थे जिनके नामों पे फिल्में बिकती और चलती थी, लेकिन अब वो एक्टर्स भी तो नहीं पैदा हो नहीं रहे नहीं, इस वो तरह से। क्या ख़त्म हो समझते गया ना, सारा बर्बादी हो गई। अब दुनिया फिर वैसे भी किसी अब मोमेंटम जो है लम्हा मौजूद में, वो पिछला टेक्नोलॉजी वाइड हो गई है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पढ़े लिखे लोग जो थे वो तो कुछ अल्लाह के पास चले गए। बिल्कुल। बकिया जो ये, अब आपको पता ही नहीं है, आप जिस टेक्नोलॉजी पे आप काम करना चाह रहे हो उसकी हर एक की कैटलॉग साथ होती। जी, आप जी। पढ़े लिखे हो तो आप पढ़ लोगे, सही। और वो उन्होंने डरते हुए इस्तेमाल ही नहीं किया उसे। और जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको उससे कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो आता इस्तेमाल तो आता था, था। लेकिन ये जो हार्ड डिस्क Creativity चाहिए नहीं थी। फिल्म के लिए, वो सही, कहाँ से आएगी। बिल्कुल। तो जिन जिन के पास, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई खराबी, अच्छा काम भी किया हमारे बच्चों ने, लेकिन अभी काफ़ी सारी बलियाँ चढ़ेंगी काली माता के यहाँ, फिर जाके कुछ बेहतरी होगी। सही। लेकिन अच्छा, एक जो ये है कि मौजूदा- कोशिश कर रहे हैं लोग। कोशिश करें। जो मौजूदा एक्टर्स हैं उनमें से आपके यकीनन कोई ना कोई फेवरेट एक्टर्स होंगे, आप समझते हैं कि हाँ यार ये बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, ये ठीक काम कर रहे हैं, तो अभी करंटली कौन फेवरेट है? मुझे देखो जो नए बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं। मैं कोई नामों वामों को ज़्यादा उनके शनासा नहीं, विजुअल से एक नहीं बहुत सारे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। कराची में भी है,
फीमेल भी है, पोटेंशियल भी है, करके भी दिखा रही है वो। तो बेसिक चीज़ होती है मैटर। सही। आपके पास सुनाने के लिए बड़ी बात है, वो किसी भी मुंह से आप उसको हाँ, कम्युनिकेट अदा कर रहे हो, करवा सुनी जरूर। और अगर कोई सलीके वाला मुंह होगा तो वो फिर आपके रूह में उतर वजन बढ़ जाएगा। जाएगा बात उसके का। लिए उस तरह है, ऐसा नहीं है। अब मैं मेरे बच्चों की तरह सारे मैं पर्टिकुलर नाम लेके अपने बच्चों को नाराज नहीं करूंगा। सही, सारे बहुत जो अच्छा काम कर रहा है वो अच्छा है भाई। और अच्छा, जो पहले नहीं ये कर होता था कि फिल्में या ड्रामे बेशक कम बन रहे होते थे, लेकिन एक्टर्स रिहर्सल पे बहुत वक्त दिया करते थे, डायलॉग को याद करने पर या डायलॉग की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस होता था। अब चीज़ें बन तो बहुत रही हैं, एक्टर्स भी बहुत से हैं और हर एक्टर ने 2-2 3-3 शूट्स पे या इससे ज़्यादा शूट्स पे भी जाना होता है। तो फिर ये जो रिहर्सल है, ये मेहनत और वक्त देना, ये अब कितना नहीं, मुमकिन उसके रहा? बगैर होता नहीं, उसके बगैर अच्छा। होता है। अब जब आके कोई आर्टिस्ट आके पूछ रहा है कि बोलो हाँ क्या बोलना है, और एक प्रॉम्प्टर उसको बोल रहा है जुमले, अबे जादूगर का बच्चा है तू, कैसे कर लेगा? हाँ, वो जो एक प्रोसेस होता था ना, ड्रामा हो फिल्म हो, एक रिहर्सल उसके लिए एक टीम वर्क जो होता है, बैठ के जो जो काम आपने अगले दिन का स्केड्यूल आज बैठ के अगर उसको एक दूसरे से आप रिहर्स कर लो, पढ़ लोगे, ये पहले ही आके पढ़, तो कम से कम आपको एक उसकी एक्शन रिएक्शन, यहाँ जादूगर एक आया मेरे सीन कर लो, वो अपने टकाटक अपने शॉर्ट्स दे के निकले। तो उससे यह है कि बिक तो जाता, चल तो वो भी जाएगा, कोई देखे ना देखे, वो तो प्रोजेक्ट अच्छा, ये बिका हुआ जब तो सोशल बंद मीडिया है ना। एप्स आ गई हैं बहुत सी, जैसे स्पेशली टिकटॉक है, उस पे बहुत बच्चे बच्चियां नए जो हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं, छोटे छोटे वो क्लिप्स होते हैं। तो आपको लगता है कि इन एप्स के जरिए भी टैलेंट हंट करने में बहुत मदद मिल रही है? पहले शायद इतना ये प्लेटफॉर्म नहीं ऑप्शन था। थी, तो इसीलिए जो आपने कहा ना, हाँ, एग्जैक्टली इसकी सबसे बड़ी प्रिविलेज यही थी, सही। लेकिन उसको भी मिस यूज किया जा रहा है। हाँ, ये तो है। इस कदर बेहूदगियां हो रही हैं कि दिल ही नहीं करता। भाई आपको एतराज़ था ना, आपको गिला था कि भी हमें वो स्किल है और हमें मौका नहीं मिल रहा, तो एक आपको प्रिविलेज मिली, आप उसमें अपना वो पोर्ट्रे करके, तो जिन्होंने पॉजिटिवली किया आज वो बेशुमार वहाँ से चुने गए और वो अब सर्वाइव कर रहे। लेकिन हम जीनियस हैं, लेकिन ईवल जीनियस हैं, साइंसदान हैं, हम ऐसा ऐसा खांचा ईजाद करते हैं तो उससे सरवाइव नहीं होता, फॉर द टाइम बिंग होता है वो। सही। अच्छा, एक और मैं आपसे चीज़ जानना चाहती हूँ, जो नए बच्चे बच्चियाँ हैं या स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले तो वो अपने अंदर अपनी स्किल डिस्कवर करे। अच्छा, कि ये जो मैं करने का इरादा रख रहा हूँ, ये मेरे वजूद में रब ने ये रखा हुआ है। आप क्या, आप अपने जज, हमसे बेहतर जज कौन होगा? भी हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो हम आज भी कर रहे तो हमें पता होता है मेरा कदम सही पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हर एक को पता है। पहले अपनी स्किल डिस्कवर करो। स्किल जब आपको हो जाए कि नहीं ये रब ने मेरे अंदर ये करिश्मा रखा हुआ है, फिर अपनी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, उस सब पे नज़र रखो और अपने बड़ों को देखो जो इस शोबिज़ से रिलेटेड लोगों की पार्टिसिपेशन हो, उसको देखो दुनिया में क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद उससे ग्रूम हो। कोई एकेडमी में तो हमारे यहाँ कोई ऐसी है नहीं, हम सब एक दूसरे से सीखे। हम ब्लेस्ड पर्सन थे कि हमें रेडियो वीडियो उस दौर में बड़े लोग तो हमारी तरह। आज इन बच्चों का कसूर भी नहीं है कोई। अच्छा, तेजी उनके इर्द गिर्द इस कदर हो गई कि आओ, मैंने देखा है कि बाज़ प्रोडक्शन हाउसेस में दिन में 22 सीन, अबे ये परसों चल रहा था सीरियल का है कि जल्दी हो रहा है, इस तरह कैसे ऐसे भी किया। सही। तो क्वांटिटी जो है उस पर ज़्यादा जोर हो गया, क्वालिटी डिलीट हो गई। तो मैं अपने बच्चों से कहूँगा कि एक रखो, तेजी रखो अपने कि मुझे, लेकिन ओवरनाइट्स जो स्टार बन जाने का एक वो है ना, उसके वो नहीं लिए होगा, टाइम लगता है। उसके लिए आपको वक्त लगेगा, उसके लिए आपकी, और फिर आपको वो कुछ अपनी पार्टिसिपेशन करके दिखाना पड़ेगा। जो करके दिखा देगा, भाई 22 करोड़ में से 2 करोड़ अंधे होंगे, बाकी 20 करोड़ तो देख रहे हैं ना तुम्हें। तो कोई इब्ने मरियो में जो 100% हम दे देंगे, रॉबर्ट डिनीरो कुछ 100% होगा, वो भी कहीं ना कहीं कमी है ना, ये सब जगह होती है। तो इसमें कुछ थोड़ी सी डिसीजंस जो है, कुछ तो ज़ाब्ते ऑलरेडी मौजूद है और कुछ आपको खुद अपनी ज़ात पे इम्प्लीमेंट्स करनी है। जी बिल्कुल। और उससे आप अपने खुद एहतसाबी जो है ना,
सराउंडिंग के सारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में एग्जैक्टली। खुद एहतसाबी से बड़ा इर्तिका का अच्छा, जिस कोई तरह gesture नहीं है। से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, बहुत सी जिद्दत भी आ गई है, हमारे प्रोडक्शन के बहुत से काम आसान हो गए हैं, तो आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा बेहतरी आनी चाहिए थी? बेहतरी क्या उस आनी तरह से हम चाहिए थी। टेक्नोलॉजी को यूज़ कर पा रहे हैं? हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत बहुत अच्छे बच्चे हैं जो उसको कर, लेकिन अभी मजीद वक्त लगेगा उसमें। सही, टेक्नोलॉजी में अच्छा। इस कदर वाइड ऑप्शंस आपको मिल गई हैं कि जो एक ख्वाब होता था ना, वो आप स्क्रीन पे दिखा लेते। सही। हमने जिन लोगों के साथ काम किया तो वो तो फिल्म वाला तो वो इस कदर कर, ये हमारे मुंह के पास कैमरा लगा, हम उसमें भी परफॉर्म करते थे। कंसंट्रेशन रिक्वायर है, Concentration। कमिटमेंट रिक्वायर है, बिल्कुल। पेशेंस रिक्वायर है, मेहनत से ना शॉर्टकट भागें। के बगैर नहीं शॉर्टकट होगा। की तरफ। बहुत शुक्रिया राशिद महमूद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, अपना वक्त दिया और बहुत से अहम जो जवाब हमें चाहिए थे, डिटेल्स, वो आपने हमें आगाह किया। और जो नए लोग, जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं, बच्चे बच्चियाँ शौक रखते हैं इस फील्ड में आने का, उनके लिए भी आपकी एडवाइस है कि मेहनत से ना भागें और शॉर्टकट्स की तरफ ना जाएं। एक छोटी सी ब्रेक जनाब, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब, क़याम सहर में, क़याम रमज़ान में हम आपको खुशामदीद कहते हैं वापस, और किचन की जाने पड़ते हैं जहाँ से काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। एंड आई कैन सी like almost 80% work is done, Mahwish. 80 नहीं, As usual. 99% done. वाह, मैं भी हमेशा 2 कदम आगे होती हैं जी, हमसे, बिल्कुल। ज़बरदस्त। तो अब ये क्या पकौड़ा फ्राई हो रहा है? ये क्या है फ्राई? सबरोसो की चिकन पकौड़ा। ओके, हाँ, ये बस हमारी जो Fine. लास्ट रेसिपी है, ये ठीक हो गया। साथ साथ ये भी फ्राई आज होते आपने जाएंगे। बनाए हैं आई गेस स्प्रिंग रोल्स सबरोसो के, राइट? नो, आज मैंने खुद से बनाए हैं स्प्रिंग रोल्स, और Okay. सबरोसो के हम बना रहे हैं चिकन पकौड़ा, लेकिन हम सबरोसो के भी स्प्रिंग रोल फ्राई करेंगे अदर जो आने वाली ठीक है। इफ्तारी है उसमें। Okay. आज मैंने बनाए हैं स्प्रिंग रोल्स। तो इसमें मैंने लिया है चिकन बोनलेस, लिया है मैंने आधा किलो, शिमला मिर्च ली है 2 अदद बारीक कटी हुई, प्याज 2 अदद, गाजर 2 अदद, इन सबको हमने सेम कटिंग में बारीक काट लिया। और बंद गोभी भी ली है, तकरीबन एक छोटा फूल लेना है, उसको भी बारीक काट लेना है। चिली सॉस 3 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, चिकन पाउडर है 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, अंडे उबले हुए हैं 4 अदद। और रोल पट्टी लेनी है, अगर आपको समोसे की शेप पसंद है तो आप समोसा पट्टी भी ले सकते हैं। और बाइंडिंग के लिए हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैदा और विद पानी में इसकी स्लरी बना ली है, जिससे हम इसको बाइंड करेंगे। और मैंने सबसे पहले जो चिकन है उसको बॉईल कर लिया था, नमक और काली मिर्च डाल के। उसके बाद सारी वेजिटेबल ऐड की, चॉपर में डाला, और उसी के साथ साथ जो एग्स हैं उनको भी बॉईल करके चॉपर में डाल दिया। और उसके बाद हमने फिलिंग की है अपनी जो रोल पट्टी है उसकी इस बैटर के साथ। फिलिंग करने के बाद इसकी बाइंडिंग की है हमने मैदे की स्लरी के साथ, और इसको फ्राई किया है हमने कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर। सही हो गया। और उसके साथ साथ हमारी स्वीट में जो सेकंड रेसिपी है वो है नारियल की खीर। इसमें मैंने लिए हैं उबले हुए चावल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, तो अगर आप मतलब घर पे कुक करें तो आपको बॉईल करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं भिगो कर। तो उबले हुए चावल लिए हैं तकरीबन 2 कप, दूध लिया है 1 लीटर, कोकोनट क्रश लिया है 5 खाने के चम्मच, किशमिश और बादाम लिए हैं हस्बे ज़रूरत या 10 से 20 अदद, खोया लिया है 1 कप, कंडेंस मिल्क लिया है तकरीबन आधा कप, इलायची ली है मैंने 4 से 5 अदद, गार्निश के लिए चांदी के वर्क और बादाम है। और मैंने इसको अच्छे से पहले ब्लेंडर में डाला, चावलों को और दूध को उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको एक वोक में निकाला, और उसी के साथ साथ कंडेंस मिल्क, खोया, इलायची पाउडर डाल के इसको मैंने अच्छे से कुक किया। तकरीबन मैंने इसको यहाँ पर 20 से 25 मिनट कुक किया। कुक करने के बाद मैंने डिश आउट किया। डिश आउट करने के बाद मैंने चांदी के वर्क और बादाम के साथ इसकी गार्निश की जी जनाब। वो देखने में इतनी प्यारी, मजेदार, नहीं वो मजेदार, खाने में भी बहुत अच्छी लगेगी। और जो हमारी थर्ड रेसिपी है, जो हमारा ड्रिंक है, वो है खोया खजूर। इसमें मैंने खजूर लिए हैं 5 से 8 अदद, दूध लिए हैं 2 ग्लास, बर्फ़ लिया है हस्बे ज़रूरत, खोया लिया है 2 खाने के चम्मच, और इसमें बादाम लिए हैं 5 से 10 अदद। इन सबको हमने एक ब्लेंडर में डालना है, डीसीड करके खजूरों को भी, और अच्छे से हमने इसको ब्लेंड करना है और इसको ग्लासेस में पोर कर देना है। और उसी के साथ साथ मैंने ये बनाए हैं सबरोसो के चिकन पकौड़ा, जिसको मैंने कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर फ्राई किया है। और उसी के साथ साथ बताती चलूँ, जो स्प्रिंग रोल्स हैं उसके साथ मैंने जो कनौर की चिली गार्लिक सॉस है वो मैंने सर्व की, उसके साथ सर्व करनी है। अच्छा महविश, वैसे आज ये खोया खजूर का शेक है, ये भी काफ़ी हैवी होता है
और आज ज़्यादातर हमारे पास फ्राइड आइटम्स हैं, स्प्रिंग रोल्स हो गए जी। और ये अपना क्या है, पकौड़ा भी है, लाइक दो चीज़ें तो हो गई हैं फ्राइड। बिल्कुल। और काफ़ी हैवी नहीं होगी आज की इफ्तार में? बिल्कुल हैवी तो हो गया, लेकिन अब ये है कि कभी इफ्तार जो है बहुत हैवी भी होना तो हम चाहिए, heavy कभी भी लाइट, कर लें। मतलब मिक्स चलना चाहिए ना। अगर हम टोटल ही डाइट पर लेके चलेंगे तो फिर सारे बोर हो जाएंगे। बोर भी हो सकता है। घर वाले तो कहेंगे ना कि भाई नहीं हमने नहीं खाना, तो बेहतर है। हाँ, आप ये है कि अगर आप ये चीज़ें इस टाइम खा रहे हैं तो आपको अगर आइडिया है तो आप जो सहर है वो अपना लाइट कर लें। हाँ, वो भी आप उसमें इतने पराठे वगैरह ना यूज़ खाएं। करें, बल्कि योगर्ट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इवन जो ये स्प्रिंग रोल्स हैं इनके साथ आप जो मैंने सॉस दी है, ये जो सॉसेस भी आप डिफरेंट कर सकते हैं। योगर्ट की तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन जो मिंट की चटनी है उसको भी विदाउट जो योगर्ट की बनती है उसको भी सर्व कर सकते हैं और मायो को भी सर्व कर सकते हैं। सही सही। तो जनाब आज थोड़ा सा हमारा जो इफ्तार टेबल है वो थोड़ा ट्रेडिशनल होगा, ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स के साथ जो मोस्टली घरों में बनाया जाता है, बनाई जाती हैं। और चिकन पकौड़ा तो खैर हमें वो सबरोसो नहीं आसानी पैदा कर दी है कि बस जस्ट डाला और बिल्कुल और फ्राई हो गया। और कोकोनट की खीर है। अच्छा, मैं भी खीर अभी खैर खाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन आपका क्या इस बारे में वो ओपिनियन है कि ये हैवी होती है या लाइट होती है? क्योंकि ज़ाहिर है इसमें दूध और मीठा फिर बिल्कुल, ये मैं आपको यही कहूँगी ये हैवी होती है, क्योंकि इसमें मैंने खोया भी डाला है, इसमें दूध भी है, इसमें कंडेंस मिल्क भी है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप सबसे पहले मतलब इफ्तार करते हैं तो इफ्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद अगर आप थोड़ा सा मीठा मतलब इसके 2 से 3 चम्मच भी आप लेते हैं तो इट्स गुड। अच्छा, क्वांटिटी को आप थोड़ा सा कम कर लें, लेकिन आप खा पी तो सब कुछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहती हूँ कि बहुत एक्सट्रीम डाइट पे जाने के बाद एकदम खाने पे आने से बेहतर है कि आप कम ग्रेजुअली जाएं और कम खाएं और सब कुछ खाएं। बिल्कुल। अच्छा, वैसे काफ़ी सारी वेजिटेबल्स भी तो है ना फिर स्प्रिंग बिल्कुल रोल्स में? स्प्रिंग रोल्स के अंदर अगर चिकन मैंने यूज़ किया है तो इसके अंदर कैप्सिकम है, कैरेट है, इसके अंदर बंद गोभी भी है, इसमें प्याज भी है, अंडे भी हैं, सबको आप यूज़ कर सकते हैं। और इवन अगर आपको चिकन नहीं पसंद है तो आप जस्ट वेजिटेबल डाल के और अंडों को डाल के, अगर अंडे भी स्किप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सिर्फ वेजिटेबल का आप बैटर बनाएं, उसमें सारे सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ये जो चिली सॉस, सोया सॉस डालें और इसको बाइंडिंग करें उसके साथ, रोल पट्टी के साथ, और आप इसको बना सकते हैं। और इवन आप इसको ब्रेड के ऊपर कोट करके इसको अंडे में डिप करके भी आप इसको इसी बैटर को आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि ये जो स्प्रिंग रोल्स का ये जो बैटर है इसको आप किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं, इवन कि आप इसको पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं। ज़बरदस्त, तो बड़ी फिर मल्टी टास्क, बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि एक चीज़ के साथ आप इसको काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। आप एक दफ़ा बना लें, आपके 2 से 3 दिन इसको फ्रिज में पैक मतलब रैप करके रख लें तो सेव कर सकते हैं। और इवन जो स्प्रिंग रोल्स हैं वो आप बनाकर इसको फ्रीजर में तकरीबन 1 मंथ तक भी रख सकते हैं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और आप बस रमजान के एक साथ, हाँ जी बिल्कुल, एक साथ बना लें और उसके बाद 1 दिन के गैप से आप फ्राई कर लें। सही। और जनाब इसके फ्लेवर को ज़्यादा वो करने के लिए, मज़ेदार करने के लिए कनौर का केचप हमारे पास मौजूद है और कनौर के वैसे नूडल्स भी हैं। क्यों ना आप हमें कल नूडल्स ज़रा बिल्कुल, कनौर के नूडल्स की जो हम रेसिपी है वो हम कल शेयर करेंगे। अच्छा, और इफ्तार में हमें भाई कल नूडल्स मिलेंगे। नूडल्स भी मिलेंगे और नूडल्स भी मिलेंगे एक नए अंदाज में। अच्छा, नूडल के भी नए अंदाज बहुत ज्यादा। ये मैं बताएं पहले जरा। नहीं, अभी बता दें प्लीज, थोड़ा सा बता दें हमें। हम इसको नूडल्स के क्या हो सकते हैं? नूडल्स में हम जैसे हम स्पेगेटीज बाहर से खाते हैं, हम ये जो कनौर के नूडल्स को सेम ऐसे ही इसको बना सकते हैं। जैसे फेतुचीनी पास्ता है या डिफरेंट इसके फ्लेवर हैं, रेड सॉस में, वाइट सॉस में, ग्रीन सॉस में। तो हम इस नूडल्स को डिफरेंट सॉसेस के साथ ट्राई करेंगे और आप सबके साथ अपनी रेसिपीज को शेयर करेंगे। वाह, मुझे तो अभी तक यही पता था कि बस पानी में ही उसको बॉयल अच्छा, मुझे भी कुछ टाइम पहले यही पता था, लेकिन आहिस्ता अगर आप बिल्कुल वो बोरिंग है। वो होता है कि रात के टाइम पे आप एक सोचते हैं कि कुछ नहीं है तो आप ये नूडल्स खा सकते हैं, लेकिन आजकल नूडल्स को हम इस तरह कुक करेंगे, ये एक प्रॉपर एक मील है। ऑलराइट। और कश्मीर कुकिंग ऑयल में आपने जैसे चीज़ें स्प्रिंग रोल्स फ्राई की हैं और पकौड़े फ्राई काफ़ी लाइट भी हैं और वो लेस फैटनिंग भी होंगी। व्यूअर्स ये भी आप देख लें। मैं भी तो अपना जनाब किचन समेट लिया, हमेशा की तरह सब कुछ बना के रख दिया है। और आज के इफ्तार की जो चीज़ें हैं वो हैं भी काफ़ी ट्रेडिशनल, के ज़्यादातर फ्राइड आइटम्स हैं, चिकन पकौड़ा है, स्प्रिंग रोल है और खोया खजूर। अच्छा, ये खोया खजूर का शेक जो है ये बड़ा वो पसंदीदा है लोगों का, लोग बड़ा इसको पसंद करते हैं, शायद इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। हाँ, इसमें खजूर है, देखिए ना, इसमें खजूर है, इसमें और कोई आप मीठा ना यूज़ करें तो खजूर ही काफ़ी है। आपने चीनी नहीं डाली होगी? नहीं, चीनी मैं बहुत कम
यूज़ करती हैं। अगर जिस चीज़ में खजूर है तो उसमें चीनी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही बहुत ऑलरेडी मीठ है। तो जनाब हम तो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं, आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची आप अपने किचन में जाके देखें। यकीनन बच्चे महविश फरमाइशें बहुत करते हैं और बच्चों की इफ्तार पे तो बहुत फरमाइशें होती हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।